हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप बिहार एसएससी के कंटेस्टेंट हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टेस्ट सीरीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट सीरीज़ में जो भी क्वेश्चंस है बिल्कुल ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। अगर आप इस टेस्ट के एक्चुअल फॉर्मेट से जुड़ना चाहते हैं तो ये सारे नंबर पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। ये हमारा कोचिंग नहीं है, किन्हीं और का कोचिंग है, वहाँ का टेस्ट पेपर हमारे हाथ लगा तो मैं सोचा यूट्यूब चैनल्स पर डिस्कशन करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं वन बाय वन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावल्ली के स्थान पर हराया था। तो आपको इसका जैसे ही कि हम कोई क्वेश्चंस बोलेंगे थोड़ी देर रुक जाएंगे तो आपका आंसर मन में सोच लेना है। तो इसका आंसर तो जो है वह है थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज ने पुर्तगालियों को हराया था। ठीक है, स्वावल्ली के स्थान पर। स्वावल्ली क्या है, सूरत में है। ठीक है, सूरत के पास एक बंदरगाह हुआ करता था, उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन है आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो आप और आदि, आप और अर्जुन देव। तो इसका संकलन करता अर्जुन देव थे। अब 5 ऐसे होता है और 5 को थोड़ा ऐसे करके आ बना सकते हैं हम लोग उल्टा। ठीक है, या फिर इसको 5 ऐसे होता है दोस्तों, तो इसको इधर से घुमा दीजिए तो आ हो जाएगा। तो आ अगर आपको बनाना है तो 5 और आ में तो ये जो है हमारे कहने का मतलब ये फिफ्थ थे। ये क्या था, अर्जुन देव थे, वो कैसे थे, फिफ्थ थे। निम्नलिखित में से कौन यात्री पहले आया था इसके बताया था। तो सबसे पहले 1000 ईस्वी में आपको पता होगा कौन आया था। आप सोच चुके होंगे इबन बतूता आया था कि सॉरी अलबरूनी सबसे पहले आया था। सबसे पहले कौन आया था, अलबरूनी आया था। तो 3 नंबर सबसे पहले आया था दोस्तों। उसके बाद कौन आया था, तो इबन बतूता के बाद मोहम्मद इबन अलबरूनी के बाद जो है 1 नंबर इबन बतूता आया था। सॉरी, तो इबन बतूता जो था वो मोरक्को का शासक था, आपको पता है। ठीक है, और ये किसके दरबार में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसके बाद ट्रेवेनेरियर आया था और सबसे लास्ट में मनूची आया था। ट्रेवेनेरियर जो था वो किसके दरबार में आया था, तो शाहजहाँ के दरबार में आया था दोस्तों। 4 नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें तो भुवनेश्वर तथा पुरी, है ना, आपको पता होगा भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर है ना वो किस शैली में बने हुए हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आप सोच चुके होंगे, नागर शैली में बने हैं। कौन सा शैली में बने हैं, नागर शैली में बने हैं, आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो सबको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान है हड़प्पा। हड़प्पा अब कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा के बारे में आपको याद रखना है कि पाकिस्तान में है। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में। लोथर कहाँ पे है, गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर कहाँ पे है दोस्तों, तो आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। इसके बाद आगे नंबर क्वेश्चन है कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो देखिए रामोसी विद्रोह जो हुआ था ना वो यहाँ महाराष्ट्र में पूना के आसपास हुआ था। तो पश्चिमी घाट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमी घाट इसका आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, छठा का आंसर सी नंबर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि 17-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह। अहमदाबाद में जो सत्याग्रह हुआ था उसमें किस वर्गों ने हिस्सा लिया था। किसान ने हिस्सा लिया था कि मध्यम वर्गों ने हिस्सा लिया था कि आपका मजदूरों ने हिस्सा लिया था कि आम जनता ने हिस्सा लिया था। तो दोस्तों आपको पता होगा हिस्सा कौन लिया था दोस्तों, यहाँ पे मजदूरों ने हिस्सा लिया था। किसने हिस्सा लिया था, मजदूरों ने हिस्सा लिया था, आपको याद रखना है। इसके बाद निम्नलिखित युग्मों को सही सम्मिलित कीजिए। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। 1757 में एक युद्ध आपको प्लासी का याद रखना है और 1757 के 7 साल बाद 1764 में बक्सर युद्ध याद रखना है। ये दोनों युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के इतिहास में। सहायक संधि 1863 में हुई थी, तो हाँ बिल्कुल सहायक संधि 1863 में हुई थी। ये नहीं वाला क्वेश्चन है, तो नहीं वाले क्वेश्चन में बहुत जल्दी आपको अलर्ट रहना है। अगर आप अलर्ट नहीं रहिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त 1833 में हो गया था, तो नहीं, ये आंसर नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तो नहीं वाला पूछ रहा है, तो ये हमारा सी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत का व्यापार खोला जाना 1813 में, तो बिल्कुल सही है। अब कह रहा है ग्रीन हाउस गैस में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटते क्रम में हुआ, आपको बताना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है घटते क्रम में बताना है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे
ज़्यादा प्रभाव जो ग्रीन हाउस का होता है वो CO2 की वजह से होता है। इसके बाद मीथेन की वजह से होता है, आपको पता होगा। तो CO2 और मीथेन इसमें है और किसमें है दोस्तों, सॉरी इसमें है और इसमें है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड तो इसमें किस में होगा, तो N2O पहले आएगा और CFC बाद में आएगा। तो इसका आंसर 9 का C नंबर हो जाएगा दोस्तों। 10वां में बात करते हैं मगर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 कहाँ हुआ था, तो आप आंसर सोच चुके होंगे। COP21 पेरिस में हुआ था मेरे भाइयों। 11 में अगर हम बात करें तो कह रहा है किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है, तो आंसर आप सोच लिए होंगे, आंसर नंबर डी इसका है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है इसका। 12 नंबर हम अगर बात करें तो कह रहा है मुद्रास्फीति की दरों की किस सूचकांक पर आधारित होती है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे, थोक सूचकांक पे, या औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे, या किसी और पे। तो सबको पता है कि ये जो होती है थोक मूल्य सूचकांक पे, आंसर आप सोच चुके होंगे। फर्दर आगे अगर हम बात करें दोस्तों, कह रहा प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से ये रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे समझिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का यहाँ पे समानता अर्थ क्या है ये बताना है आपको। तो इसमें लोगों बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार की उपलब्धता शून्य रहती है, श्रमिक की सीमित उत्पादकता शून्य है, सीमांत उत्पादकता शून्य है, और क्या कह रहा है, श्रमिकों की उत्पादकता नीचे है। तो इसका आंसर C नंबर हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी में होता क्या है कि सामान्यतः आर्थिक श्रमिक का जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य से नीचे होता है या शून्य होता है। शून्य से नीचे तो कुछ होगा नहीं, शून्य होता है। अब म्यांमार की राजधानी कहाँ है, रंगून है या थिम्पू है, रंगून है कि थिम्पू है कि नैपियोटा है या नहोम, ठीक है, नहोम पेना है। तो कहाँ पे है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि इसकी राजधानी जो है नैपियोटा है। फर्दर आगे अगर हम बात करें कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो देखिए दक्षिण भारत की गंगा जब पूछे तो इसका आंसर होता है कावेरी, और दक्षिण की गंगा पूछे, दक्षिण बीच में भारत हटा दे, तो इसका आंसर होता है गोदावरी। तो यहाँ पे पूछा है दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। एक बात हम आपको बताते हैं कि सबसे बीच में जो हमेशा नदी है कृष्ण भगवान जी हैं, ये उसके ऊपर कावेरी है, सॉरी इसके ऊपर गोदावरी है, और नीचे में जो है दोस्तों वो है कावेरी। कावेरी जल विवाद हमेशा कृष्णा की तरफ होता है, अब तमिलनाडु में होता है। तो कृष्ण भगवान जो है बीच में, ऊपर में गोदावरी को रखें, नीचे में कृष्णा है, इस तरह से आपको याद रखना है। फर्दर आगे अगर क्वेश्चंस में कह रहा है कि बिहार केसरी किसके उपनाम से जाना जाता है, तो बिहार केसरी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह, इनको कहा जाता है, इनको बाबू के नाम से भी संबोधित किया जाता है। फर्दर आगे है दोस्तों, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है, तो रामसर सम्मेलन में हम लोग नभ भूमि यानी आर्द्र भूमि को क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। सबसे अधिक जो आर्द्र भूमि वाला 14 जगह है वो तमिलनाडु है, ये आपको याद रखना। और इसके बाद जो सेकेंड नंबर पे आता है वो उत्तर प्रदेश आता है। ब्रह्मांड में बिखरे अर्धतारीय पदार्थ जिनमें रेडियो तरंग निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, तो आंसर आप सोच लिए होंगे अब तक, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उन्हें कावर्स कहा जाता है, ठीक है, कावर्स। फर्दर आगे 19 नंबर की अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल होता है, ठीक है, शिखर मान के बारे में इसमें बात कर रहा है, ठीक है, बिंदु शिखर, सर्वोच्च बिंदु शिखर, आप ऐसा समझिए, मैक्सवेल का मतलब सर्वोच्च बिंदु शिखर। तो सर्वोच्च बिंदु शिखर जो है आंसर हो जाएगा आपका शुक्र। आंसर क्या होगा दोस्तों, शुक्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बृहत वृत्त कहते हैं, तो ये जो हमारा अर्थ है और इस पे जो एक इक्वेटर बनता है भूमध्य रेखा, जिसी को बृहत सर्किल कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें मकर रेखा का अगर आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए क्या होता है। तो कर्क रेखा और दक्षिण वाले को क्या करते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। उत्तरी भाग में कर्क रेखा है तो 23.5 उत्तर, और मकर रेखा नीचे है तो 23.5 दक्षिण, आपको याद रखना है। और उत्तरी ध्रुव का 0 डिग्री होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन कि कलपोंग जल विद्युत परियोजना किस मतलब कहाँ पे स्थित है, तो कलपोंग जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों वो है अंडमान निकोबार में स्थित है। किस नदी को नेपाल में शालिग्राम और मैदानी भाग में नारायणी कहा जाता है,
तो इसका आंसर आप सोच चुके होंगे, बताइए। तो अभी तक अपने मन में आप सोच लिए होंगे ये इसका आंसर गंडक है। कौन सा आंसर है? गंडक नदी को, ठीक है, गंडक नदी को जो है त्रिपोली के नाम से, सालिग्राम के नाम से और मैदानों में नारायणी के नाम से जाना जाता है। फर्दर आगे बात करें ट्रांस हिमालय का जो है ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालयन जो है और बृहद हिमालयन जो है, इसके बीच वाले जगह को, ठीक है, कौन रेखा अलग करती है? तो इसको हिंज लाइन या सच्चर लाइन कहते हैं, इसको हिंज लाइन या सच्चर लाइन कहते हैं। 24 में अगर हम बात करें दोस्तों कि निम्नलिखित को आप सुमेलित कीजिए, तो तवा परियोजना कहाँ पे है दोस्तों? तो तवा परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश में है। तवा परियोजना शिवराज सिंह के चौहान मध्य प्रदेश में है। तिलैया परियोजना झारखंड में है, ये सारे बिहार वाले को मालूम होगा। कुंडा परियोजना तमिलनाडु में है। और बगल झांकना बोलते हैं ना, बगल झांक रहा है, तो बगलहार परियोजना अपने जम्मू कश्मीर में है। पाकिस्तान वाले हमेशा बगल में झांकते रहते हैं, तो बगली हार परियोजना जो बगल झांकने वाला परियोजना है वो तमिलनाडु में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? पहले 3 नंबर होगा, फिर 2 नंबर होगा, फिर 4 नंबर होगा, फिर 1 नंबर होगा। तो 3 2 4 1 का मतलब ए नंबर इसका आंसर होगा। फर्दर आगे हम बात करें कि भारत का प्रथम क्राउड फंडिंग जो है कहाँ पे हुआ था, यानी कि भारत की प्रथम क्राउड फंडेड, लोगों द्वारा इकट्ठा किया गया चंदा, मतलब फिल्म कौन थी? तो इस फिल्म का नाम था दोस्तों, देखिए क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा के पूछ लिया। अभी तक हम आरम आरा राजा हरिश्चंद्र के बारे में ही बोलते थे कि प्रथम बोलती फिल्म या भारत की प्रथम फिल्म, ये सब के बारे में ही बात किए थे हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्या कर लिया, घुमा लिया। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सोच चुके होंगे। इस फिल्म का नाम था जिसका चंदा इकट्ठा करके बनाया गया था, उसका नाम था मंथन, ठीक है, उसका नाम क्या था? मंथन। तो इसका आंसर होगा मंथन। ये भारत की किस थीम पे आधारित थी? तो श्वेत क्रांति के थीम पे आधारित थी, ये भी आपको याद रखना है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? मतलब आपको बताना तो आप सोच चुके होंगे अपने मन में, तो कहाँ है बताइए? रोम में है। जैव विविधता का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है रोम में है दोस्तों। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो 27 नंबर, यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो अभी बहुत ही ये मतलब कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। डेली रसिया यूक्रेन में वार चल रहा है, इस पर डेली न्यूज़पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो बताइए यूक्रेन की राजधानी कहाँ से है? कीव जिसको बोलते हैं। नॉन जस्ट एंड इनकाउंटेड पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसके लेखक विनोद राय जी हैं हमारे। कौन है? विनोद राय। नेक्स्ट वन है त्रिमूर्ति भवन जो है, त्रिमूर्ति भवन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो त्रिमूर्ति भवन जो है दोस्तों वो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित था। किससे संबंधित था त्रिमूर्ति भवन? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित था। फर्दर है, अब ये त्रिमूर्ति भवन है कहाँ पे? अगर कोई इसे आपसे पूछ ले तो दिल्ली में है। त्रिमूर्ति भवन है क्या? दिल्ली में। ये है क्या? तो ये नेहरू का सरकारी आवास था, ठीक है। ये इसीलिए इसको त्रिमूर्ति भवन इसलिए कहते हैं कि मान लो ये नेहरू जी का आवास है, तो इसके सामने जो गोल चक्कर है, गोल चक्कर पे क्या करा था जिसने भारत इजराइल ठीक है, एक 3 मूर्तियाँ लगाया गया था, तो इसीलिए इसको त्रिमूर्ति भवन कहा जाता है। तो ये त्रिमूर्ति भवन इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। चौक पुराना किस राज्य से? चौक पूर्णा है ना, चौक पूर्णा मतलब किस राज्य का लोक नृत्य है आपको बताना है। तो चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश का नृत्य है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ये आप देखिए इसमें और फिर अपना लेवल को आप चेक कीजिए। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने राजनीति शास्त्र को न्याय का विवेचन माना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बताइए आप। तो प्लेटो। प्रत्येक अधिकार अपने साथ दुख लाता है, खुशी लाता है, सुस्त बनाता है या कर्तव्य की बाध्यता लाता है। तो प्रत्येक अधिकार जो आपको कर्तव्य की बाध्यता लेके आता है अपने साथ। क्या लेके आता है? कर्तव्य की बाध्यता लेके आता है। इसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 33 नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि 1971 में इंग्लैंड और भारत के बीच हो रहे 1900 में अंतिम दिन भारतीय दर्शक को किस जानवर को लेकर स्टेडियम में पहुंचा था? अंतिम दिन भारतीय दर्शक जो थे किस जानवर को लेकर स्टेडियम पहुंच गए थे? तो हाथी का बच्चा को लेकर पहुंच गए थे। तो ये एक अलग हटके क्वेश्चन है। अब ये करंट का क्वेश्चन है कि हाल में हिंद महासागर में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश ने किया था? तो जवाद तूफान का नामकरण जो है सऊदी अरब ने किया था। किसने किया था? सऊदी अरब ने किया था, आपको याद रखना है।
कह रहा देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे जिनका दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था? तो जनरल बिपिन रावत। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बिपिन रावत आपको याद रखना है, ठीक है। ये हुआ कहाँ था? तो नीलगिरी के आसपास हुआ था। कहाँ पे? ये भी याद रखना है कि नीलगिरी के आसपास इसका हुआ था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन अगर हम बात करें 36 में, हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे अनुसूचित बैंकों का दर्जा दिया है ना? अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया, ये आपको बताना है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक को। टीथर क्या है? एक पनडुब्बी है, इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी है, ये इनमें से कोई नहीं। तो टीथर जो है एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है, ये आपको याद रखना है। फर्दर आगे अगर हम बात करें, देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिडिंग परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? 38। तो ये जो है आपको आंसर इसका होगा आंध्र प्रदेश में किया गया। कहाँ पे किया गया है? आंध्र प्रदेश में इसका किया गया है। आगे कह रहा है कि हाल में ही, ठीक है, हाल में ही किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द द्रुक गल्प से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया? लैंग्वेज थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, मतलब सीधा सा समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द द्रुक गयाल्पो पुरस्कार किसने दिया? तो ये जो है पुरस्कार भूटान ने दिया है दोस्तों। किसने? भूटान ने दिया है। विश्व प्रेस सूचकांक 2022 जारी हुआ, तो इसमें भारत का स्थान कितना था? तो पूरे का पूरे 150 था। बताइए कितना नीचे हमारा देश है। इसके बाद फर्दर आगे अगर क्वेश्चंस में हम बात करें तो कह रहा है कि प्रसिद्ध पार्श्व गायक सुबन्ना का संबंध किस भाषा से है? तो ये जो गायक है वो कन्नड़ की भाषा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में ही इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल में ही इंदिरा गांधी पीस पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो इंदिरा गांधी पीस पुरस्कार जो है NGO प्रथम को सम्मानित किया गया है। सांसद अथवा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, किंतु वह सांसद अथवा विधान परिषद का सदस्य नहीं रहेगा, ठीक है। पद ग्रहण कब नहीं रहेगा? तो जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा उस दिन से नहीं रहेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है? पद ग्रहण करने की तारीख से इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं, भारतीय संसद जो है किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करता है? संसदीय समिति के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों को तो ये सीधा इसका आंसर है जो है संसदीय समिति के माध्यम से वो क्या करता है? प्रशासन पर नियंत्रण करता है। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आ गए हैं। 46 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है? अच्छा, यहाँ पे नहीं है, तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति ये करता है। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की तो राज्य लोकसभा की ये करता है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति ये भी करता है। राज्य विश्वविद्यालय की चांसलर की नियुक्ति राज्य विश्वविद्यालय की चांसलर की नियुक्ति, क्वेश्चंस में रुक जाइए, एक सेकेंड, डाउट हो रहा है हमको। हाँ, तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर की नियुक्ति क्या करता है? राज्यपाल नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि राज्यपाल खुद ही चांसलर होता है। राज्यपाल क्या होता है? खुद ही चांसलर होता है, तो ये नहीं करता है। तो क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। जब कभी भी निगेटिव सेंस में क्वेश्चंस आए तो आपको अलर्ट हो जाना है, नहीं तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फर्दर कह रहा है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा सकता है? तो बताइए। तो इसका आंसर है अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अपीलीय क्षेत्राधिकार। फर्दर आगे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों तो कह रहा है कि भारत के उच्च न्यायालय के सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी का प्रावधान कब किया गया था? बताइए। तो ये जो है सी नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में ऐसा कहा गया है कि सभी जो है कार्यवाही अंग्रेजी में की जाएगी। और ये हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो पुलिस राज्य सूची में आता है, कारागार भी राज्य सूची में आता है, कानून व्यवस्था भी राज्य सूची में आता है, दंड प्रक्रिया संहिता राज्य सूची में नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर 49 का। और ये 50 नंबर क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का, तो हम लोग आइए इस पर बात करते हैं।
निम्नलिखित में से किन आयोग समिति का संबंध केंद्र एवं राज्य सरकार से नहीं हो रहा, नहीं की बात कर रहा है। तो सरकारिया आयोग, तो सरकारिया आयोग का संबंध है। राजमन्नार आयोग, इसका भी संबंध है। इंद्रजीत गुप्ता समिति, इसका संबंध नहीं है। पुंछी आयोग, तो इसका भी केंद्र और राज्य से संबंध है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो है इसका भी है, तो ये आपको याद रखना है। तो अब ये इंद्रजीत गुप्ता संबंध है किससे, तो इसका संबंध चुनाव से है। इसका संबंध किससे है दोस्तों, चुनाव से है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 इसका आंसर होगा, नहीं पूछ रहा है तो 3 वाले का नहीं है। तो ये हो गया 50 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग एक कॉमन पे आते हैं। तो अब देखिए हम पहले यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत से लोग मैथमेटिक्स और इसका क्वेश्चन नहीं देखना चाहते हैं, तो पहले हम साइंस का क्वेश्चन कर देते हैं और फिर जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन भी देखना चाहते होंगे उसके बाद वो देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं, ताकि जिन लोगों को इतना ही वीडियो देखना हो वो इतना ही देखें और बाकी मैथमेटिक्स रीजनिंग अपना खुद से करते रहें। जिनको मैथमेटिक्स रीजनिंग भी देखना है तो वो पहले ये देख लीजिए, उसके बाद फिर से वो रीजनिंग के चैप्टर पे आ जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, मानव में क्रोमोसोम कितने जोड़ी में होते हैं, ये आपको आंसर बताना है। तो सबको पता होगा मानव में क्रोमोसोम कितना जोड़ी लिंग सूत्र पाया जाता है, तो लिंग सूत्र कितना पाया जाता है बताइए। तो आंसर इसका होगा दोस्तों 1। कितना होगा, 1। अभी हम इसको डिस्कस कर देते हैं 1 कैसे हो रहा है। तो टोटल हमारे अंदर 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा में 22 + 1 के कंसेप्ट में होता है, ठीक है। लिंग सूत्र जो होते हैं 1 ही जोड़ा होता है। कितना जोड़ा होता है, 1 जोड़ा होता है। बाकी सब जो होते हैं अलिंग सूत्र होते हैं। मास्टर कोशिकाओं में से किस रसायन निकलने के कारण एलर्जी होता है, तो देखिए एलर्जी होने का जो कारण है वो है हिस्टेमाइनिन, ये आंसर है। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एलिसा, है ना। तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, ठीक है, सोबेटेंट एसी इसका नाम है। ए नंबर इसका आंसर होगा, आप याद कर लीजिए। थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ के क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है। तंबाकू में पाए जाने वाली रासायनिक पदार्थ निकोटीन किस ग्रंथि से उत्पत्तित होता है, तो ये जो है इसका आंसर जो हो जाएगा, ग्रंथि का पूछा है तो एड्रिनल। लेंगहॉर्न किसकी उन्नत नस्ल है, लेंगहॉर्न जो है उन्नत नस्ल किसकी है, भेड़ की, बकरी की, मुर्गी की, सुगर, ये मतलब जो भी आंसर दिया हो तो इसका आंसर मुर्गी हो जाएगा। 81 नंबर की अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में फसलों में किस्मों को आप सुमेलित कीजिए, तो सरसों को आपको सुमेलित करना है। तो सरसों जो है पूसा स्वर्णिम सरसों की ये किस्म है। लोबिया, है ना, तो लोबिया जो है, लोबिया वो है पूसा कोमल, ये आपको याद रखना है। मिर्ची, तो मिर्ची पूसा सदाबहार। और गेहूँ, तो इसको हिमगिरी बोलते हैं। गेहूँ इसको क्या बोलते हैं, हिमगिरी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। गेहूँ को हिमगिरी बोलते हैं, सरसों को पूसा स्वर्णिम बोलते हैं, फूलगोभी को पूसा शुभ बोलते हैं, लोबिया को पूसा कोमल बोलते हैं, मिर्च को पूसा सदाबहार बोलते हैं। तो ये आंसर आप याद कर लीजिए। तो इस हिसाब से इसका आंसर आप देख लीजिएगा कि कौन होगा। फर्दर आगे हम बात करें कि पौधों में पीड़कनाशी प्रतिरोध जीन होता है, तो क्या होता है बताइए। तो इसमें बीटी, ठीक है, आपको याद रखना बीट। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, बैसिलस थुरिनजिसियस ऐसे करके होता है कुछ, तो आप बीटी बस याद रखिए, काम चल जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो अब सत्य नहीं है पूछना, अब बता रहा है आपको, यानी कि सत्य नहीं है वाला। तो पहला कह रहा है कि सहोपकारिता में दोनों जातियों का लाभ होता है, तो बिल्कुल सही है। स्पर्धा में दोनों की हानि होती है, तो ये भी सही है। परजीवी में केवल एक जाति का लाभ होता है, ये भी सही है। परजीवी में सिर्फ एक ही जाति होती है। परभक्षण में दोनों जातियों का लाभ होता है, तो गलत है। दोनों का लाभ कैसे होगा, एगो खा जाएगा तो एगो को तो हानि ना हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, परागकण की आंतरिक भित्ति को क्या कहा जाता है, तो परागकण की आंतरिक भित्ति को जो है इंटाइन कहा जाता है। 85 में क्या है दोस्तों, आप इसका बताइए कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने पदार्थों को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि यदि कण समाप्ता संयुक्त रूप से पाए जाते हैं तो हमें द्रव्यों को भिन्न भिन्न रूपों में प्रदान करता है। तो ये जो समझाया था हमको, वो समझाने वाले थे पकुधा कात्यायन। नेक्स्ट है, अनेक आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं, तो अनेक आवृत्ति के ध्वनि जो है तो उसको नोट कहा जाता है, नोड, NOD। जेम्स प्रेस्कॉट जूल
जो है किस मूल के भाग, मतलब कि जूल नामक जो वैज्ञानिक हम लोग जानते हैं ना, जिसका यूनिट जूल लिखते हैं हम लोग एनर्जी का यूनिट, वो वैज्ञानिक कहाँ के थे? तो ये जो वैज्ञानिक थे दोस्तों वो ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। नेक्स्ट वन है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो आप पहले ही बताइए, कार्य करने की दर को मतलब टाइम से भागा दे दे, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क बाय टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है आपको दोस्तों ये बताना है, तो आंसर आप सोच चुके होंगे 3380। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3380। फर्दर आगे अगर हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ये आपको बताना है। तो एक बटा, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना होता है? तो 1/2000। आवर्त सरणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं? तो ये क्वेश्चन आप पहले मन में सोच लीजिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। तो 18:7 का रेशियो है। निम्नलिखित में से कार्बनिक कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन सा है? तो COOH है। ये कीटोन हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, ये अमीनो एसिड हो गया। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं? तो बताइए, सोडियम और पोटेशियम दोनों ही तो हैं। किसी तोप से चलाए गए गोले में वायु में विस्फोट होता है तब, जब वायु में विस्फोट होगा तो क्या होगा? इसका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, संवेग बढ़ेगा, कुल संवेग घटता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सरल आवर्त गति का उदाहरण है? सरल आवर्त गति का उदाहरण आपको बताना है। दो सिरे पर तनी हुई डोरी से तरंग का गुजरना, तो यही तो है आंसर। दो सिरे पे ऐसे ऐसे डोरी पे ऐसे तरंग गुजरता है, तो इसी को तो सरल आवर्त गति कहते हैं। तो यही आंसर है। 60 में अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्या कह रहा है 60 में? कि वायु में ध्वनि का वेग होता है, ठीक है, सूक्ष्म, मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब है वायु में ध्वनि का वेग कैसे होता है? तो सूक्ष्म वायु में आर्द्र वायु से अधिक, यानी कि सूखा वायु में ज़्यादा तेज चलता है, आर्द्र वायु में कम तेज चलता है, ऐसा पहला समझ लीजिए। कह रहा है वायु दाब के अनुपाती, ताप के अनुपाती और वायु दाब पर निर्भर नहीं करता। तो बिल्कुल सही, जो ध्वनि का वेग है वो वायु दाब पर निर्भर नहीं करता है। आज हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे, मतलब ये उससे पहले वाला सेकेंड लास्ट के एक पहले वाला क्वेश्चन है। तो कह रहा है यूरिया क्या है? तो कार्बोनिक अम्ल का डाइएमाइड है। और ये क्वेश्चन सेकेंड लास्ट है साइंस का। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है? तो थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक किसको बोलते हैं? बेकेलाइट को बोलते हैं। अब नेक्स्ट वन है, मोहर लवण के बारे में पूछा है। तो मोहर लवण के बारे में आप बताइए कौन सा होगा? इतना देर हम आपको टाइम दे रहे हैं। तो मोहर लवण का जो होता है, ठीक है, आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा C नंबर हो जाएगा, ठीक है। अमोनियम फेरस सल्फेट इंटू 6H2O, NH4 का होल टू FeSO4 इंटू 6H2O। एक अभी और साइंस का क्वेश्चन कुछ और है, तो देख ही लेते हैं। एक विद्युत धारावाही तार के समीप यदि एक टिक सुई रखा जाता है तो वो क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा? तो धारा के क्या होगा? विपरीत दिशा में होगा, तो विपरीत दिशा में विक्षेपित होगा। 101 की अगर हम बात करें तो चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। तो 100 नंबर क्वेश्चंस तक हम लोग देख चुके हैं। ये टोटल साइंस का क्वेश्चंस था। अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे और रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे। जो लोग सिर्फ जनरल नॉलेज और साइंस देखना चाहते थे वो यहीं तक देखेंगे, और आगे भी अभी हम आगे वीडियो करते हैं। तो चलिए अब हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक नौका 7.5 मिनट में, ठीक है, 1 किलोमीटर की गति से निचले प्रवाह में जाती है और 1 घंटा में 5 किलोमीटर की गति से ऊपर की प्रवाह में जाती है। तो नौका की गति कितनी है? स्थिर जल में नौका की गति आपको निकालना है। तो देखिए एस बराबर क्या होता है बेटी? चाल बराबर दूरी इंटू समय। तो देखिए यहाँ पे ये समझिए कि सबसे पहले ये 1 किलोमीटर दिया हुआ और ये दिया हुआ, तो सबसे पहले धारा के दिशा में जाने का चाल मतलब कि निकाल लीजिए आप। तो यहाँ पे चाल निकालिएगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय कितना है? 1/15। और इसको आवर में बदलने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा? 60 से गुना करना पड़ेगा। और इसमें क्या है? 7 दूना 14, 1 15। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा?
अरे 15 यहाँ लिखा है, इसको जब तोड़िएगा तो 7 दूना 14, 15/2 होगा ना। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 60 × 2 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, तो 15 चौका 60, यानी कि धारा के तरफ ये कितना से जा रहा है, 8 से जा रहा है। और धारा के ऊपराह में ये कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटा में, यानी कि 5 kmph पर जा रहा है। अब ये हम लोग को पता है कि अगर शांत जल में निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देते हैं। तो 8 + 5, 8 × 5 = 13 को 2 से भागा दीजिएगा तो 13/2 यानी कि 6.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो 6.5 आंसर किस में है, डी में है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि दो रेलगाड़ी है दोस्तों, दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली की ओर चलती है। मान लो कि एक यहाँ से चलती है और एक यहाँ चलती है। पहली रेलगाड़ी 4 घंटा 48 मिनट का समय लेती है और दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। एक का चाल 45 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है, एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम बता दे रहे हैं, आप निकल जाएगा आपसे पहला। v1/v2, स्पीड 1/v2 इज इक्वल टू t2/t1। इस फार्मूले पे आप सोल्व कर लीजिएगा। ये मालूम है, टाइम मालूम है, यहाँ पे v1 मालूम है, v2 आपको निकालना है, तो आंसर आसानी से निकल जाएगा। आंसर जो इसका है वो 454 है। तो इस वीडियो में इतना ही हम रखते हैं। अगर किन्हीं को मैथ और प्लस रीजनिंग भी चाहिए होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हम उसका डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चंस बस दिखा देता हूँ। तो देखिए 53 नंबर ये क्वेश्चन, 54 हो गया, ये 55 हो गया। क्वेश्चंस हम आपको एक बार दिखा देते हैं सारा। 56 नंबर क्वेश्चंस हो गया। 56 का क्वेश्चंस का आंसर हम बता देते हैं आपको, आंसर हर एक का बता देता हूँ, ठीक है। और आप रोक रोक के बना के देखिएगा, अगर जो नहीं बनेगा तो वो हमसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि जो जेन्युइन विद्यार्थी हैं जिनका तैयारी होगा वो अपने आप ये सब उनको आ रहा होगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो ये होगा हमारा ए नंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। 54 की अगर हम बात करें तो 54 का जो आंसर होगा वो 72 हो जाएगा। इसके बाद हम 58 की बात करें तो 58 का आंसर 14 हो जाएगा। 58 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम 59 की बात करें दोस्तों तो 59 का जो आंसर हो जाएगा वो 40,500 रुपया हो जाएगा। इसके बाद 60 की हम बात करें तो 60 का आंसर जो हो जाएगा वो 13% के 13.1/3% हो जाएगा। इसके बाद हम 61 की बात करें अगर तो 61 का जो आंसर हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। 61 का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10% आंसर हो जाएगा। फर्दर अगर हम आगे बात करें 61 के बाद 62 का, तो 62 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका कितना परसेंट, 50 रुपया, परसेंट नहीं, 62 में 50 रुपया आंसर हो जाएगा। 63 के आंसर की बात करें तो 63 का आंसर 12 kg हो जाएगा। आप बना के देखिएगा, अगर जो नहीं बनेगा नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा, मैं उसका एक अपडेटेड वीडियो क्या करूँगा डाल दूँगा। यहाँ पे 15 हो जाएगा इसका आंसर। इसका एक अपरिमेय संख्या है, आंसर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज की भुजा वाला जो आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे 4b² हो जाएगा। 67 में जो आंसर हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा। 67 में 10 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा। 68 में का आंसर डी हो जाएगा। 69 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर। 69 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। 70 का जो आंसर हो जाएगा ये डेटा दिया हुआ, डेटा पे पहला क्वेश्चन है, तो 78 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 18.6। 72 का जो आंसर हो जाएगा वो 5% हो जाएगा। 71 का 5% हो जाएगा। 72 का आंसर 5 हो जाएगा। 73 का आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें 250 रुपया हो जाएगा। 74 के आंसर की अगर हम बात करें तो 74 का आंसर जो होगा दोस्तों 55 बरस हो जाएगा। कितना बरस हो जाएगा, 55 वर्ष हो जाएगा। 76 की हम बात करें तो ये हम साइंस का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब सीधा हम लोग रीजनिंग पे आ जाते हैं। सीधा किस पे आ जाते हैं, रीजनिंग पे आ जाते हैं, जो आपकी रीजनिंग है। तो 101 का आंसर तो सबको पता ही होगा दोस्तों, कितना होगा, 101 का डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। आगे अगर 102 की हम बात करें तो 102 का आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। 103 की आंसर की अगर हम बात करें, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉरी ट्रायंगल इसमें गिनना है, तो 103 में जो आंसर है 9 है।
और 110 में आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा। 105 की अगर हम बात करें तो 105 में 6 हो जाएगा, है कि नहीं। 110 बोल दिए थे, वो गलती से बोल दिए थे, सॉरी। 106 की हम बात करें दोस्तों तो 106 में जो आंसर आएगा वो हमारा ये वाला हो जाएगा। 107 में पासा वाला है, तो पासा जो क्या कह रहा है 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत हमको निकालना है, तो 3 1 6 3 2 5, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। नीचे दिए घन को घुमाने की स्थिति में तो क्या कह रहा है ऊपर कौन आएगा, है ना। तो इसके जब ऊपर है तो आप देख लीजिए कौन सा स्थिति आएगा, जो इसमें नहीं दिख रहा वही आएगा। तो कौन इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये वाला फिगर आ जाएगा। निम्नलिखित में अंग्रेजी शब्दकोश में के हिसाब से करना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आप बना के देखिएगा। 110 की बात करें तो 110 में बी हो जाएगा। इसका भी बनाइएगा तो इसका भी आंसर बी है। 112 का आंसर ए हो जाएगा। 113 का आंसर सी हो जाएगा और 114 का आंसर ए हो जाएगा। 115 का आंसर जो है बना के आप देखिएगा, 7 अगस्त इसका आंसर आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 7 अगस्त। 116 का जो आंसर है वो बी आएगा। 117 के आंसर हम बात करें तो 117 के आंसर में 33 आएगा। 118 की बात करें तो 118 में प्रशिक्षण आएगा।